हम सब के लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब हम अपने माँ को देखते हैं और हमें समझ आता है कि अब हमारी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और वो जो पल होता है ना, वो हमें अंदर ही अंदर से कहा रहा होता है कि हम एक दिन अपने माँ को खो तो नहीं देंगे हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा ही कुछ रियलाइजेशन होता है कमला दास को, जो कि आज का स्टोरी का पॉइंट है। तो बेसिकली ये एक पोएम है, माई मदर एट 66, जिसे लिखा था कमला दास जी ने। वैसे तो मैं कभी ऑथर या पोएट का नाम बताता नहीं हूँ, बट यहाँ बताना पड़ रहा है क्योंकि पूरा पोएम कमला दास जी ने अपनी ही माँ के ऊपर डेडिकेटेड रखा है। कमला दास जी का जन्म होता है 1934 को और वो काफी लंबा जीते हैं 2009 तक। उनका जन्म होता है मालाबार केरला के अंदर और वो इंडिया में वन ऑफ द टैलेंटेड पोएट में से एक थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कई सारे नॉवेल्स, कई सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखा था। मेनली उनका राइटिंग्स इंग्लिश और मलयालम में होता था, बट जो भी होता था बहुत ही इमोशनल होता था। ह्यूमन इमोशन को डिस्क्राइब करता था, ह्यूमन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता था। और आज का ये पोएम माई मदर एट 66 बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वो ह्यूमन इमोशन को डिस्क्राइब करते थे। तो कहानी का शुरुआत होता है जब हमारी कमला दास जी फ्राइडे मॉर्निंग को अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर कार पे ड्राइव करते हुए जा रही होती है। साथ ही में उसके आई हुई होती है उसकी मॉम, जो कि बगल की सीट में ही बैठी हुई है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद कमला दास जी देखती है कि उसकी मॉम सो गई है। जब कमला दास जी ने ध्यान से अपने मॉम को देखा तो उनकी आंखें बंद थे, चेहरे पे थकान दिख रहा था और वो मुंह खोल के सोई हुई थी, जिसे देखकर कमला दास जी को रियलाइजेशन होता है, जो कि एक ना एक दिन हमें भी होगा, कि उनकी अम्मा बूढ़ी हो चुकी है। अम्मा का मतलब यहाँ पे माँ है। पता तुम्हें, इंडिया में ना हर स्टेट पे माँ को ना किसी और नाम से पुकारा जाता है। नॉर्थ पे कुछ और होगा, साउथ पे कुछ और होता है, एंड हमारे नॉर्थ ईस्ट पे भी कुछ और होता है। अब तुम जाओ कमेंट सेक्शन पे और मुझे बताओ कि तुम्हारे स्टेट पे मम्मी को किस नाम से तुम पुकारते हो। जल्दी से बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। खैर स्टोरी पे वापस आता है। अब कमला दास जी को अपने माँ के चेहरे पे उदासी दिखता है। उनका चेहरा फीका फीका लगता है, जिसे देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई डेड बॉडी हो। अब आई डोंट नो ऐसा कोई कैसे फील कर सकता है अपनी मम्मी को लेके, बट हाँ कमला दास जी ने ऐसा फील किया था। उनकी माँ का सोता हुआ चेहरा देख के उन्हें डेड बॉडी जैसा कुछ फील हो रहा था। अब पोएम में जो ये लाइन है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे एसन का मतलब है जब तुम्हारा चेहरा ना पीला पड़ जाता है, और कॉर्प्स यानी कि लाश, मरा हुआ लाश। तो तुम मिला लो, एक साथ मिलाने के बाद ये बनता है। उनके माँ का जो चेहरा है ना, वो पीला पड़ गया था क्योंकि वो डेड बॉडी जैसा दिख रहा था। ये लाइन यही डिस्क्राइब कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कमला दास जी को अंदर ही अंदर दुख हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वो कुछ ऐसी दिख रही है जैसे कि कोई एक डेड बॉडी उनके पास सोया हुआ हो। यार देखो, दर्द तो होता है जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिन माँ बाप को हमने बचपन से देखा था, एक दिन उनके सर के बाल सफेद हो रहे होते हैं, आंखों का रोशनी चला जाता है, वो वीक पड़ जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही लॉ ऑफ नेचर है। हमें एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। मैं भी अपने माँ को देख के कुछ ऐसे फील करता हूँ। मैंने उनके जवानी का फोटो देखा था और आज का फोटो, भाई साहब दिल दर्द दे देता है। पता नहीं उन्होंने मेरे लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करा है और मैं कुछ नहीं कर पाया अभी तक उनके लिए। मेहनत कर रहा हूँ मैं, एक ना एक दिन माँ के जितने भी सपने उन सबको पूरा करूंगा। और तुम लोग भी मेहनत करो, अपने लिए नहीं तो अपने माँ के सपनों के लिए। खैर बैक टू द स्टोरी। अब कमला दास जी इस दुख भरे सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपने कार के विंडो से बाहर देखती है। और वो जब देखती है ना, तो उन्हें दिखता है बाहर बड़े बड़े यंग ट्रीज बहुत ही स्पीडली मूव कर रहा है। अब इस चीज को पोएम के अंदर पे कहा गया है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब भागना, और यंग ट्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब गाड़ी चलता है तो ऐसा लगता है कि पैर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अभी हम इतना डेवलप हुए नहीं है कि पेड़ पौधों का पैर आ जाए, टांग आ जाए, वो दौड़ भाग कर रहा है, गाड़ी मूव कर रहा है। अभी बहुत एक नॉर्मल सिचुएशन है, बट पोएम में इस चीज को एक तरीके से डिस्क्राइब करा गया है कि पोएट की मम्मी अब जवान नहीं रही, अब वो हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, जैसे ये ट्रीज मूव कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद कमला दास जी को दिखता है कुछ छोटे बच्चे जो कि अपने घर से निकल के कूदापादी कर रहे होते हैं। अब पोएम में इस चीज को इस लाइन से डिस्क्राइब करा गया है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। मतलब नटखट बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनके पास फुल एनर्जी होता है, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है उनके मम्मी से। उनकी मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है, एज हो चुका है, अब उनके पास उतना एनर्जी भी नहीं है, वो जल्दी थक जाती है। और ये चीज तो मैंने भी नोटिस किया है। मेरी माँ ना मुझे अक्सर कहती है आजकल मैं पहले जैसे इतना काम नहीं कर पाता, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, घुटनों में दर्द होता है, तू ना यार गंदगी ज्यादा मत किया कर। बट मैं समझता नहीं था, बट इस स्टोरी को पढ़ने के बाद अब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कितना खराब बेटा हूँ। उनकी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया। मैं यार अपने माँ के बातों को हमेशा सीरियसली नहीं लेता हूँ, बट प्रॉमिस आज के बाद तो सीरियस लूंगा यार, क्योंकि ये पोएम सच में दिल पे लग रहा है जाके। खैर अब पोएम पे वापस आते हैं। तो ये जो दो सिचुएशन हुआ, जहाँ कुछ ट्रीज को देखा फिर कुछ बच्चों को देखा, ये दो ही चीज सिंबलाइज कर रहा है कि अब उनके माँ के पास एनर्जी नहीं है कि वो दौड़ भाग कर पाए, कूदाभादी कर पाए, जैसा वो पैर कर रहा था, जैसा वो बच्चे कर रहे थे, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। खैर अब स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। वो लोग ड्राइव करते हुए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड कमला दास जी अपना एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक होता है वो करवा लेती है। और करवाने के बाद जब वो अपनी माँ को दूर से देखती है ना, पीछे मुड़कर, तो उनका माँ का चेहरा और भी फीका पड़ चुका था, वो वीक दिख रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे कि विंटर्स पे मून भी
पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है तुम्हें कि मून विंटर पे फीका क्यों पड़ जाता है, पीला क्यों पड़ जाता है। तो मैं बता दूं तुम्हें, विंटर पे एयर के अंदर पे मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, जो चीजें चांद की रोशनी को फीका कर रहा होता है, उसे पीला और धुंधला करता है। क्योंकि तुमने देखा होगा विंटर पे फॉग जमा हुआ होता है, तो ये डस्ट और मॉइस्चर पार्टिकल्स उस फॉग के अंदर ही होता है और वो फॉग ही चांद का चमक को फीका कर देता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही उम्र होने के कारण अब कमला दास जी के माँ के चेहरे में भी वो चमक नहीं रहा, वो फीका पड़ चुका है, वो पीला पड़ चुका है। ये सारी चीजें सोचते सोचते अब पोइट के मन में ना वो बचपन का पुराना डर घर कर लेता है। अब इस चीज को पोएम के अंदर पे कहा गया है ओल्ड फेमिलियर एक, जिसका मतलब था एक बचपन का पुराना डर जो कि तुम कभी भूल नहीं सकते। जब पोइट छोटी थी ना, तो हमेशा डरती थी कि उसकी माँ उसे छोड़ के कहीं चली तो नहीं जाएगी। हम सब भी यार डरते हैं बचपन में यार, 2 मिनट माँ के बिना रहा नहीं जाता यार। माँ जहाँ जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे चलेंगे हम। और अब देखो, जैसे बड़े होते हम अपने माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं, वही माँ बाप जिनके बिना 2 मिनट रहा नहीं जाता है, उनके बिना महीनों निकाल देते हैं। कोई पढ़ाई के लिए कहीं दूर चला जाता है, कोई काम के लिए, तो कहीं बस मन भर जाता है अपने माँ बाप से, तंग आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। सही बताओ तो मैं भी कभी कभी अपने माँ से आर्गू कर लेता हूँ, गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, अपने माँ का दिल तोड़ देता हूँ। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों करता हूँ यार। सच में मुझे बड़ा नहीं होना था यार, वो बचपन ही सही था। माँ के हाथ का वो खाना खाना कितना पसंद था मुझे। अब तो माँ को बोल के चिल्लाने से भी माँ नहीं खिलाती मुझे अपने हाथों से खाना, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। खैर, पोएम पे वापस आते हैं। कमला दास जी को अपना बचपन का डर डराने लगता है कि उनकी माँ के बिना वो कैसे जिएगी। अगर उनकी माँ चली जाए इस दुनिया से तो वो कैसे रहेगी। जैसा वो बचपन में सोचती थी और डरती थी ना, आज भी वो ऐसी डर रही थी। बट हाँ, ये सारे डर, ये सारे फीलिंग्स वो अपने माँ को बता नहीं सकती है। वो शायद उस पल पे रोना चाहती थी, अपने माँ को गले लगाना चाहती थी, बट वो ऐसा कुछ नहीं करती है। अपने माँ को दिखाती नहीं अपना इमोशन, बस इतना कहती है, सी यू सून अम्मा, यानी कि माँ मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इस डर के साथ कि हाँ हो सकता है कि वो दोबारा ना मिले, बट वो कहती है। एंड इसके बाद वो बस हंसती है, हंसती है और हंसती है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं हंस रही होती क्योंकि वो खुश थी, वो इसलिए हंस रही होती है क्योंकि वो अंदर में जो दर्द था ना उनका, उसे छुपा रही होती है। उनकी माँ को वो दिखा नहीं सकती है। वो गुड बाय कर रही होती है इस उम्मीद से कि शायद दोबारा फिर मुझे माँ दिखे। वो रो नहीं सकती है, तो हंसते हंसते मम्मी को गुड बाय करती है, जो कि एक रियलाइजेशन करवा रहा है हमें भी कि देखो जाना तो सबको है, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो जब अलविदा करने का समय आता है तो हमें हंसते हंसते करना चाहिए। सो खैर, इसी के साथ ये पोएम भी होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा यार। जाते जाते मैं बस तुम लोगों से इतना ही कहूंगा कि अगर समय होना थोड़ा भी, तो अपने माँ से ना जितना प्यार करते हो उतना एक्सप्रेस किया करो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार तो बहुत करता था माँ से, बट कभी कह नहीं पाया। उस चीज का जो रिग्रेट होता है ना, वो जिंदगी भर तुम्हें खाते जाएगा। तो अगर तुम जिंदगी भर रिग्रेट से नहीं जीना चाहते ना, तो अपने माँ के साथ खुल के जियो। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल। इमेजिन करो कि पूरा दुनिया कुछ समय के लिए थम गया है, ना कोई मशीन का शोर शराबा, ना किसी काम में जाने की हड़बड़ी, ना ही कोई देश विदेश में जंग चल रहा है। हर जगह शांति ही शांति होगा। एवरीथिंग कीप क्वाइट। अगर इस दुनिया में बस तुम ही हो और चारों ओर शांति हो ना, तब तुम अपने आप को समझ पाओगे। ऐसा मानना है पैब्लो नरेडा का। आज का पोएम है हमारा कीप क्वाइट, जिसका पोएट है पैब्लो नरेडा। इस बंदे का नाम हो सके तो याद रख लेना ध्यान से, क्योंकि ये आज तुम्हें सिखा के जाएगा कि इस दौड़ भाग वाले जिंदगी में, जहाँ हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर हम कुछ समय के लिए ना शांत हो जाए, कहीं बैठ जाए, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं। हमें क्या चीज पसंद है, हमें क्या चीजें खुश करता है, और हम क्या जिंदगी में करना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब मिल सकता है हमें। तो आओ देखते इस पोएम को। मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील, और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। पोएम का स्टार्ट होता है इस लाइन से, जहाँ पैब्लो नरेडा हमारा पोएट कहता है हमें कि चलो काउंट करते हैं 12 तक, एंड देन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो ना इस वक्त, वो करना छोड़ दो और शांत हो जाओ। चलो बस एक बार के लिए हम पूरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में बातें नहीं करते, बस शांत रहते हैं। अब देखो, पूरी दुनिया में हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज के चक्कर पे एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते और लड़ाइयाँ होता है। खुद हमारे देश पे देख लो, कोई कन्नड़ा के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई मराठी के लिए लड़ाई कर रहा है, और कोई आसामीज लैंग्वेज के लिए लड़ाई कर रहा है। ये सारी चीजें क्या कर रहा है, हमें डिवाइड कर रहा है। तो पैब्लो नरेडा का कहना है कि बस एक बार के लिए हम कोई भी लैंग्वेज पे बातें नहीं करते, बस शांत रहते हैं, जिससे हम यूनाइट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ चलो बस 1 सेकंड के लिए अपने हाथों को ज्यादा मूव नहीं करते। अब ये सिंबलाइज कर रहा है जो हम भागते रहते हैं अपने दुनिया में, हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा बिजी रहता है। किसी को बेस्ट बनना है तो किसी को बकचोदी करना है। इस सारी चीजें बस 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। चलो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तो वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा, एक्सोटिक होगा। क्योंकि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी भी चीज के लिए भाग नहीं रहे होंगे, हमें किसी चीज का हड़बड़ी नहीं होगा। इसी चीज को पोएम में कहा गया है कि बहुत ही एक्सोटिक पल होगा, वो खूबसूरत पल होगा वो, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें किसी चीज का हड़बड़ी नहीं होगा। साथ ही साथ बिना काम करे कोई मशीन भी नहीं चलता यार, तो दुनिया बहुत शांत होगा और शायद उस पल पे हम सब यूनाइट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है सडन स्ट्रेंजनेस, ये ऐसा इसलिए कहा गया है कि अजीब हमें लगेगा, ओके, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते, हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, बट जब अचानक से पूरा दुनिया ही सन्नाटे से भर जाएगा, साइलेंस आ जाएगा दुनिया में, तो वो अजीब तो लगेगा बट बहुत ही खूबसूरत होगा
होगा वो, यानी कि वो बहुत ही एक्सोटिक पल होगा। इस पल में ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे हैं, फिशरमैन, वो व्हेल्स को नहीं मार रहे होंगे। अब ये सिंबलाइज कर रहा है कि देखो हम इंसान जब कुछ भी करते हैं ना तो उससे हम नेचर को हर्ट करते हैं। आगे एक लाइन आएगा भी जहाँ डायरेक्टली हमें बता रहा होगा किस तरीके से हम नेचर को हर्ट करते हैं। सो बेसिकली जब हम शांत हो जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो इन एनिमल्स को भी हम हर्ट नहीं करेंगे। लाइक जो व्हेल्स होगा उसे मछुआरे मारेंगे नहीं। इसके साथ साथ इस पल पे हम अपने आप को भी समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीजें करते हैं जिससे हम हर्ट होते हैं, बट हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये चीज। लाइक एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, एक इंसान जो कलेक्ट कर रहा है साल्ट समुद्र पे। अब जब हाथों से नमक को ऐसे इकट्ठा करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं ना, तो हाथ का हालत बहुत खराब हो जाता है। तो जब वो इंसान हमारे साथ साथ रुक जाएगा ना इस पल पे, तो उसे भी रियलाइज होगा कि वो अपने हाथों को किस तरीके से चोट पहुंचा रहा है। अब ये पूरा लाइन हमें ये बता रहा है कि जब साइलेंस होगा ना दुनिया में, और उस साइलेंस को जब हम फील करेंगे ना, तब हम अपने आप के बारे में जान पाएंगे, हमारा खुद का कंडीशन कैसा है उसके बारे में जान पाएंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, बस करे जा रहे हो, क्या सही में तुम्हें वो करना है और कैसे करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा फील हो ना, तो कुछ पल के लिए शांत हो जाओ और सोचो क्या जो तुम करना चाह रहे हो, करना चाहते हो सही में। अगर नहीं चाहते तो छोड़ दो यार। एक मिनट रुक जाओ यार। मेरा मतलब ये नहीं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बखेती करने लग जाओ, मतलब मेरा मतलब ये है कि कभी कभी हम थक जाते हैं, तो उस समय हमें ब्रेक का जरूरत होता है। और जब हम अपने आप को समझेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कब ब्रेक लेना है, क्योंकि हम इंसान है यार, थकते हैं, हम एक चीज से बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद एनर्जेटिक हो गया, हम दोबारा उसी चीज को कर सकते हैं। अब इसके बाद ये लाइन जहाँ में कहा गया कि वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे लोग, साथ ही साथ वो लोग जो सच में लड़ाइयाँ करते हैं बम बारूदों से, बंदूकों से, ऐसा जंग जहाँ विक्ट्री तो मिलता है बट वहाँ कोई सर्वाइवर नहीं होता है। देखो ऐसा माना जाता है कि जब भी दो कंट्रीज लड़ते हैं ना, तो फायदा दोनों को ही नहीं होता है, दोनों ही देश के लोग मरते हैं, चोट दोनों को पहुंचता है, तो क्यों लड़ना। तो इस स्टैंजा में कहा गया कि वो लोग जो एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाते हैं, वो लोग जो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, वॉर करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो लोग बिना साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के कंधे पे कंधा रख के वॉक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका है। क्योंकि देखो जब कुछ करना ही नहीं है तो हेट्रेट नहीं होगा, हर जगह पीस होगा, और जब पीस होगा ना तो लोग एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लोग लड़ेंगे भी नहीं, हर जगह बस भाईचारा होगा। बहुत ही डीप मीनिंग है ये साइलेंस का। शांत रहते हैं तो हमें समझ आता है कि लड़ना झगड़ना ये चीजें जरूरी नहीं है। देख लो तुम अपनी जिंदगी में भी, तुम गुस्सा कब करते हो? जब तुम शांत रहते हो? नहीं, जब दिमाग खराब हो जाता है तब। जब दिमाग ठंडा होता है तो लगता है कि क्यों लड़ लिया मैंने अपने दोस्त के साथ ही, या बंदी के साथ, बंदे के साथ। जब दिमाग दिल शांत होगा ना, तब ऐसे लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो इस लाइन पे यही कहा गया है कि जब हम शांत रहेंगे तो ना ही हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करेंगे और ना ही अपने आप को बर्बाद करेंगे आपस में लड़के। क्या डीप डीप बातें चल रही नहीं इस पोएम के अंदर पे। आई होप तुम लोगों के सर के ऊपर से नहीं जा रहा ये चीज है। अगली स्टैंजा में पॉइंट बता रहा है हमें कि देखो यार, मैं कह रहा हूँ शांत रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि बेले बैठे रहो, कुछ भी मत करो। नहीं, सही बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ये भी ऑप्शन पे था। अगर सोचो पूरा दुनिया लेजी हो जाए तो कोई क्यों ही लड़ना चाहेगा यार। लड़ने से अच्छा सो लेता हूँ जाके, सोना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो सही में यार, अगर पूरी दुनिया में सारे के सारे लोग लेजी होते ना, तो भी शांति होता दुनिया में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सब हम पीसफुली रहते हैं, क्योंकि हम सब लेजी है यार। खैर ऑफ टॉपिक नहीं जाता है, मुद्दे पे आता है। पॉइंट हमारा कहना चाह रहा है कि जब मैं कहता हूँ कि कोई एक्टिविटी मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेले बैठे रहो, लेजी बैठे रहो, या फिर मर वर जाओ, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। पॉइंट हमारा लाइफ को वैल्यू करता है। वो नहीं चाहता कि जिंदगी में कुछ हो ही नहीं, बस सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। वो तो बस चाहता है कि जिंदगी में थोड़ा हम सबको शांति मिले, क्योंकि ये चीजें हम डिजर्व करते हैं यार। यहाँ पे जो ये लाइन है, नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब ये है कि पोएम अपने आप को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं करना चाह रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि शांत रहो, मर वर जाओ, ऐसा नहीं है। वो तो लाइफ को वैल्यू करता है। अब तुम्हें आगे स्टेंजा में पता चलेगा कि क्यों वो कह रहा है। हम सब इंसान ना बहुत ही बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, हमें काम करना होता है, अपने गोल्स को अचीव करना होता है, और इस चक्कर में हम एंडलेसली बस भागते रहते हैं। तो अगर हम इंसान इतने सिंगल माइंडेड ना होते, एंडलेसली भाग नहीं रहे होते, बस एक बार के लिए सही हम रुकते और कुछ नहीं करते ना, तो शायद ये सन्नाटा, ये साइलेंस हमारे दिल के अंदर पे जो दुख दर्द पीड़ा है ना, उसे दूर कर देता। हम समझ पाते अपने आप को, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और साथ साथ हम जो डरते रहते हैं ना कि हम मर जाएंगे, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, ये जो डर है मरने का, ये भी हमारे अंदर से खत्म हो जाता, क्योंकि हमें समझ आता कि खुद ही हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। इंसानियत ना अपने आप को ही थ्रेटन करता है, बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है, चाहे वॉर से, पोल्यूशन से या लालच से। जब हम साइलेंट हो जाएंगे ना, तब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा और हम रोक सकते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन को। और यही चीज इस लाइन पे कहा गया है कि परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत रह जाए ना, तो शायद हम अपने आप को समझ पाएंगे और हम जो बर्बादी कर रहे हैं अपने हाथों से, इन चीजों को भी रोक पाएंगे। और जब हम ये चीजें रोक लेंगे तो हम कभी भी सैड नहीं रहेंगे।
अब ये सारी चीजें बताने के बाद पोएट आखिर में हमें कहता है कि हमें ना लाइफ का असली मतलब सीखना चाहिए हमारे मदर अर्थ से। कई बार जो हमारा मदर अर्थ यानी नेचर है, वहाँ हम देखते हैं कि चीजें ना बिल्कुल मर सा गया है, मुरझा सा गया है। फॉर एग्जाम्पल विंटर में जो गच्छिया होते हैं ना, वो बेजान हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका अंत हो चुका है। समय बीतता है एंड आता है स्प्रिंग, जहाँ उनके अंदर पे लाइफ दोबारा वापस आ जाता है। अब ये एग्जाम्पल से हमें ये समझाया जा रहा है कि देखो, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा ठहर जाना, थोड़ा शांत हो जाना हमें सिखाता है कि शांत होने के बाद हम दोबारा अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, उसी एनर्जी के साथ वापस आ सकते हैं। तो यार जिंदगी में ठहरना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आखिरी लाइन जहाँ में पैब्लो नरेडा कहता है कि अब मैं काउंट करूंगा 1 से लेके 12 तक और यहाँ से चले जाऊंगा और तुम सब थोड़ी देर के लिए शांत रहना। तो चलो जस्ट फॉर द 12 सेकेंड्स हम अपनी आंखें बंद करते हैं और शांत रहते हैं और अपने आप को फील करते हैं। ये पोएम खत्म होता है इस मैसेज के साथ कि जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम अपने आप को समझ पाते हैं, और जब हम अपने आप को समझ पाएंगे तो हम दूसरों का दिक्कतें भी समझ पाएंगे, जिससे कि वर्ल्ड में शांति, पीस आएगा। ये पूरा पोएम बेस है बस 2 वर्ड के ऊपर, साइलेंस एंड स्टिलनेस, शांत रहना और ठहर जाना। कहा जाता है कि ब्यूटी नेवर डाइज। अगर कोई चीज तुम्हें दिल से पसंद आता है ना, तो तुम चाहकर भी उसे भुला नहीं सकते। ना ना ना, मैं तुम्हारे क्रश के स्माइल का बात नहीं कर रहा। हाँ, होता होगा तुम्हारे क्रश का स्माइल बहुत ज्यादा खूबसूरत, जिसे देख के तुम्हारा हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाता होगा। बट रियल ब्यूटी तुम्हारे क्रश के स्माइल में नहीं छुपा हुआ। रियल ब्यूटी छुपा हुआ है नेचर के बीच। ये जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, जंगल है और ये जो फूल पौधे है, इनमें छुपा हुआ है रियल ब्यूटी। और इसी को कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसी थिंग ऑफ ब्यूटी को समझने के लिए आज का ये पोएम पढ़ते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन किट्स ने। बट इससे पहले मैं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम का पोएट है जॉन किट्स और ये बंदा एक रोमांटिक पोएट है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि ये बंदा एक रोमांटिक पोएट है, तो इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना कि ये बंदा किसी इंसान को लेके रोमांटिसाइज कर रहा है। नहीं नहीं, इसे लॉन्डियों पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बंदा नेचर को लेके बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। उसका जो इमोशन है, उसका जो रोमांस है, वो नेचर को लेके है। और नेचर के लिए जो ये पागलपंती है ना, इसी को एक्सप्रेस करने के लिए भाई साहब ने लिखा ये पोएम द थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो होता क्या है, जॉन किट्स साहब बहुत ही एक बड़ा पोएम लिखता है जिसका नाम होता है एंडीमन, ए पोएटिक रोमांस। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये पोएम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वर्ड्स ऐसे है कि समझ नहीं आ रहा होता है। बट डरना मत, मैं हूं ना। पूरे पोएम को मैंने 5 स्टैंजर्स में बांट के तुम्हें एक्सप्लेन करा है। शुरू करते हैं पहला स्टैंजर जो कि तुम्हारे सामने ये रहा। अब पहला स्टैंजर में कहा गया, कोई भी चीज अगर सही में ब्यूटीफुल होता है ना, तो वो हमें खुशी देता है और वो खुशी कभी खत्म नहीं होता है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब ये चीज ना आज की निब्बा निबियों को समझ नहीं आएगा। ये लोग 2-3 दिन का प्यार करते हैं एंड देन ब्रेकअप कर लेते हैं। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। एक बार अगर हो जाए ना, तो वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा ही खुशी देता है। तुम उसे जितना देखोगे बार बार देखने को मन करता है। तुम्हारा हैप्पी हार्मोन हर बार एक्टिव हो जाता है। क्या पोएट यहाँ पे तुम्हारे बंदे बंदियों के बारे में बात नहीं कर रहा, पोएट बात कर रहा है नेचर का। लाइक यहाँ पे एक वर्ड है बावर, यानी कि ऐसा पेड़ जो छाव देता है। तो जब तुम जाके किसी पेड़ के नीचे जाके बैठते हो और वो तुम्हें छाव देता है ना, शांत होता है, तब वहां मिलता है तुम्हें सुकून। और जब ऐसा सुकून मिलता है ना भाई, तब तुम्हें आता है नींद, और नींद आने के बाद मीठे मीठे सपने आते हैं, स्वीट ड्रीम्स, जिससे तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और तुम सुकून भरा सांस लेते हो। और इसी से पहला स्टैंजा होता है खत्म। अब इसके बाद ये रहा तुम्हारे सामने अगला स्टैंजा, जहाँ कहा गया है एवरी मोरो, यानी कि हर दूसरे दिन। टुमारो है मोरो का मतलब हम ना फूलों का माला बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से बाइंड करता है। अब इसका मतलब है हर दिन हम कुछ अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं, गुड थिंग्स, गुड मेमोरीज बनाते हैं, जिस वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं अर्थ के साथ। और ये जो गुड मेमोरीज है, खूबसूरत चीजें है ना, ये हमें एहसास कराता है कि हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है। तो ये 2 स्टेंजा आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज है जिसे देख के हमें बस देखते रहने मन होता है, हमारा हैप्पी हार्मोन एक्टिव हो जाता है। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें सुकून देता है, चैन देता है, नींद देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड स्टैंजा में कहा गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से ही हमें अपने लाइफ का मतलब समझ आता है। ये हमें धरती से जुड़े रखता है। देखो अगर जिंदगी में अच्छी चीजें ना होना तो जिंदगी बेकार होता है। अब आगे वाला स्टैंजा में यही चीजें एक्सप्लेन करा गया है कि दुनिया में ना बहुत ज्यादा सैडनेस है, जिसे पोएम में डिस्पोंडेंट कहा गया है, और साथ ही साथ इनह्यूमन डर्ट ऑफ नोबल नेचर ऑफ ए ग्लूमी डे। देखो बहुत ही सिंपली समझाओ तो दुनिया में ना बहुत ही ज्यादा सैडनेस है, लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश है। अच्छे लोग जो काइंड हार्टेड लोग है वो है नहीं दुनिया में। दुनिया में बस अंधेरा ही अंधेरा है, लोग अनहेल्दी है और जो तरीका है लोगों का जीने का वो बहुत ही खराब है, अंधेरा से भरा हुआ है। यहाँ पे अंधेरा रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों का शायद नेगेटिविटी, इंटेंशन को। बट इतने सारे दुख दर्द पीड़ा होने के बावजूद भी ये जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी हमें इन सब से निकाल देता है, हमें खुश कर देता है। यही थर्ड स्टैंजा का मोटो है। जो खूबसूरती है ना, ये हमें एक वजह देता है जीने का, ये हमें होप देता है, उम्मीद देता है। तुम भी देख लो ना यार, दिन बहुत ही बुरा जा रहा होता है, देन तुम अपने क्रश का चेहरा देख लो बस एक बार और सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हें अच्छा लगने लगता है। अब
क्या मैं अपने बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, तुम लोग ऐसा फील होता होगा, मुझे ऐसा थोड़ी फील होता है। मैं तो सिंगल हूँ ना, मुझे ये सब चीजों के बारे में कहाँ पता होगा। छोड़ो ये सब चीजें, हम बढ़ते थर्ड स्टैंजा की ओर। थर्ड स्टैंजा में कहा गया, हाँ यस, इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी जो ये ब्यूटी है ना, खूबसूरती जो होता है, ये डार्कनेस को हटा देता है हमारे दिल से। यहाँ पेल का मतलब अंधेरा है। जब बुरा समय आता है तो हम यार गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हमारा दिल अंधेरे पे चला जाता है। देखते हो तुम विलेन लोग भी कैसे बनते हैं, ऐसे मुश्किल सिचुएशन में आने के बाद ही बनते हैं। बट जो खूबसूरती होता है ना, वो हमें इस अंधेरे से निकाल के लाता है। अब इसके बाद आगे पॉइंट में कहता है कि खूबसूरत चीजें है क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या एग्जैक्टली। तो नंबर 1 सन है, नंबर 2 मून, थर्ड बड़े या छोटे जो गच्छिया होते हैं, पेड़ होते हैं जो छाव देते हैं हमें। अब इसे तुम समझ पा रहे हो कि ऑथर बात कर रहा है नेचर के बारे में। जो नेचर का ब्यूटी है ना, जो सन है, मून है, ट्रीज है, ये क्या है, नेचर की ब्यूटी है। ये हमें छाव देता है। यहाँ पे शिप का इस्तेमाल करा गया है, बट बात हमारा चल रहा है। जो मुश्किल भरा सिचुएशन है ना, उससे निकालता है हमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी। और लिस्ट मैंने बता दिया तुम्हें, 3 तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। इन तीनों के अलावा एक फ्लावर जिसका नाम है डैफोडिल, ये और उसका जो आसपास का ग्रीनी एनवायरनमेंट है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब सन, मून और फ्लावर के अलावा ये जो झरने है ना, ये क्लियर रील्स है ना, ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। कभी तुम झरनों के पास जाओ, देखना तुम्हें कैसा ठंडगी महसूस होता है, दिल को सुकून देता है वो, स्पेशली गर्मी के मौसम में। तो ये भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इनके अलावा जो फॉरेस्ट के अंदर पे जंगली रोजेस होते हैं ना, ब्लूम करे हुए, मस्ट रोसेस, ये भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। यहाँ तक आने के बाद पॉइंट ने हमें थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए कितना जरूरी है, वो दोनों चीजें समझा दिया। पॉइंट ने पहले स्टैंजा में बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें खुशी देता है, और वो खुशी जिंदगी भर रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। फिर दूसरे स्टैंजा में पॉइंट ने हमें बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जुड़े रखता है अर्थ के साथ, हमें उम्मीद देता है जीने का, क्योंकि ना इस दुनिया में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, ये दुनिया डार्कनेस से भरा हुआ है। और थर्ड लाइन की स्टार्टिंग में वो कहता है कि इस अंधेरे से निकालता है हमें ये थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर खूबसूरती थिंग ऑफ ब्यूटी ना होता ना, तो शायद हम इस अंधेरे की दुनिया पे खो जाते कहीं। फिर वो कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या चीज है, ये सन, ये मून, ये यंग एंड ओल्ड ट्रीज, 2 तरीके का फूल का बारे में बात किया, डैफोडिल और मस्ट रोजेस। इन सिंपल पॉइंट बात कर रहा है नेचर के बारे में। नेचर ही थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब हम नेचर से जुड़ जाते हैं तो हम थिंग ऑफ ब्यूटी को पाते हैं, और ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें सुकून देता है, खुशी देता है, हमें अंधेरे से निकालता है। वरना तो हमारा जिंदगी डार्कनेस से भरा हुआ होता, जहाँ दुख दर्द पीड़ा ही होता। इस दुख दर्द पीड़ा से हमें नेचर ही निकालता है, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी निकालता है। तुम पॉइंट का बात छोड़ो, अपने आप को फील करो, तुम्हारा एक दिन बहुत ही घटिया गया है। अब इसके बाद तुम एक झरने के पास जाते हो, कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा। तुम कुछ फ्लावर्स को देखते हो लाइक डैफोडिल्स, या फिर तुम गुलाब के फूल को देखते हो, कैसा फील होगा तुम्हें, अच्छा फील होगा। सनराइज देखते हो, सनसेट देखते हो, मून देखते हो, कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा यार। फिर ट्यूशन में जाके तुम अपने बंदी को देखते हो, अपने क्रश को देखते हो, कैसा फील होगा तुम्हें, अच्छा फील होगा। तो यही चीज है यार, थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज है जो चीजें देख के हम खुश होते हैं, और ये खुशी सारे गमों को भुला देता है। जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है या आगे होने वाला है, हम वो सारी चीजें भूल के बस थिंग ऑफ ब्यूटी पे खो जाते हैं। अब बढ़ते आखिरी स्टैंजा पे, जहाँ पे ये वर्ड है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जिसका मतलब है जो महान लोग हिस्ट्री में मरे हुए हैं ना, जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया है, अब उनके बारे में बातें होगा। ऑथर आगे कहता है कि ब्यूटी ना सिर्फ नेचर में ही नहीं है, ब्यूटी उन कहानियों में भी है जो हिस्ट्री में महान लोगों के बारे में बताया गया है। वो कहानियां जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वो लोग, उनके सैक्रिफाइसेस, लाइक तुम गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में जब सोचते हो, इनका कहानी सुनते हो, तो तुम कैसा फील करते हो, प्राउड फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, इंस्पायर्ड फील करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर भी काउंट होता है। तो जो ब्यूटीफुल स्टोरीज है, लेजेंड्स है, जो हम सुनते हैं, जो हम रीड करते हैं, ये सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। इस पोएम का आखिरी लाइन को एंड कराया गया इस वर्ड के साथ की अब ये सारी चीजें जो पॉइंट ने बताया ना, मून, सन, फ्लावर्स, ट्रीज, झरने और जो महान लोगों के कहानियां है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये सारी चीजें हमें मिल रहा है। एक फाउंटेन जो कि हेवन से पानी धरती पे फेंक रहा है, और ये पानी जब हमारे बदन में गिर रहा है तो हम रिफ्रेश हो जा रहे हैं। हमारा जो अंतरात्मा है वो हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ये लाइन पे, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये क्या चीज है, हेवन से गिरता हुआ ये थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सीधा हमारे बदन पे गिर रहा है और हमें खुश कर दे रहा है। जो भी दुनिया में बुरी चीजें है, जिससे हम अपने आप को होपलेसनेस फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, इन सब से दूर करता है ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। बस इसे पी लो और तुम जिंदगी भर के लिए खुशी खुश रहोगे। सिंपली मैं बताओ तो थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर, और वो कहानियां जो हमें इंस्पायर करता है वो चीजें है। सही में लॉजिकल बात करा है हमारे पोएट साहब ने। अगर तुम देखो ना तो दुनिया बहुत बुरा है, बचपन से सुनते आए, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, दुनिया में बुरे लोग भरे भरे हैं, बुरे बुरे चीजें भी हो रहा है। जब भी न्यूज खोल के देखो कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है यार। तो इसका मतलब ये कि हम जीना छोड़ दे? नहीं, हमें ढूंढना है थिंग ऑफ ब्यूटी को, वो चीजें जो हमें खुशी देता है, वो चीजें जो हमें जीने का वजह देता है, और वही चीजें होगा हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। जैसे पॉइंट के लिए नेचर है,
और वो कहानियां है जो अगर तुम्हें पहाड़ों में घूमना पसंद है तो तुमने पहाड़ों वाले रास्तों पे कई छोटे मोटे टपरियों पे रुक के चाय सुट्टा और मैगी तो जरूर एंजॉय किया होगा। बट क्या तुमने कभी सोचा है जिन टपरियों पे तुम मैगी चाय सुट्टा एंजॉय करते हो उन टपरियों को चलाने वाले लोगों का जिंदगी कैसा होता होगा? अगर नहीं सोचा तो आओ सोचते इस वीडियो में। आओ देखते क्लास 12 इंग्लिश का पोएम रोड साइड स्टैंड जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब इस बंदे के बारे में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्लास 9 से पीछे पढ़ा हुआ है बंदा, फिर आगे जाके ना ये 10th पे पीछे छोड़ता है ना 11th पे, और अब तो 12 पे गले ही पड़ गया है। खैर जो भी हो, इस पोएम में द रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन छोटी छोटी टपरियों में बैठने वाले लोगों का जिंदगी के बारे में हम लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो चलो आओ जानते हैं जिन छोटे छोटे टपरियों पे हम मैगी एंजॉय करते हैं ना पहाड़ों में, उन टपरियों को चलाने वाले लोगों का जिंदगी कैसा होता है। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी ये पोएम मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। हम बढ़ते हैं पोएम की ओर। तो पोएम का स्टार्ट होता है जहाँ रास्ते के किनारे एक छोटा सा पुराना घर होता है। उस घर के आगे में एक छोटा सा टपरी टाइप का बना हुआ होता है जिसे पोएम में कहा गया रोड साइड स्टैंड। अब ये वही टपरी है जहाँ हम लोग मैगी चाय सुट्टा पीते हैं। बट ये कहानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहा है तो वो मैगी खाने का बात तो करेगा नहीं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात कर रहा है एक गरीब विलेजर के बारे में जो रास्ते के किनारे एक छोटा सा टपरी लगाकर चीजें बेच रहा होता है। अब दूर से इस छोटे से टपरी को देख के ऐसा फील होता है जैसे कि बहुत ज्यादा सैड है, हेल्पलेस है। इट्स लाइक इस टपरी को और टपरी में बैठे हुए इंसान को रास्ते पे आते जाते कार्स का अटेंशन चाहिए। लाइक कोई आगे कुछ खाना दे दे, कुछ पैसे दे दे, बट ऐसा नहीं है। इस टपरी में बैठा हुआ इंसान और ये टपरी किसी से भीख नहीं मांग रहा है। ये रोड साइड स्टैंड यानी कि ये टपरी कुछ पैसे कमाना चाहता है अपने चीजों को बेच के, जिसमें कोई बुराई नहीं है यार। अगर कोई भी इंसान मेहनत करके पैसे कमाना चाह रहा है दैट्स गुड। गलत तो तब होता है जब कोई चोरी चकारी करता है। तो ये टपरी और टपरी में बैठा हुआ इंसान बस पैसे कमाना चाहता है। वो पैसे जिन पैसों से ये बड़े बड़े शहर बहुत खूबसूरत दिखते हैं और लोग वहाँ पे लाइफ को एंजॉय करते हैं। इन अदर वर्ड जो भी इंसान ऐसे टपरी लगा के बैठते हैं ना, वो उस उम्मीद से बैठते हैं कि रास्ते में आते जाते जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं ना वो रुकेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे और जिससे कुछ पैसे उन्हें मिलेंगे और इन पैसों से वो भी इतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना बड़े बड़े शहरों पे लोग करते हैं। पोएम के अगले स्टैंजा में एक वर्ड है पॉलिश ट्रैफिक, जिसका मतलब है अमीर वेल ड्रेस लोग जो चमकते हुए गाड़ियों पे इन रास्तों पे चल रहे होते हैं ना, उन्हें कहा गया। तो ऐसे लोग ना जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं ना तो वो आस पास क्या हो रहा है वो नहीं देखते, वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। अगर वो गलती से भी कभी ऐसे ही रोड साइड में नजर मारते हैं ना तो वो इन छोटे छोटे टपरियों को देख के इरिटेट हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं। इन अमीर लोगों को ये लगता है कि जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं और ऐसे खूबसूरत वाले नजारे देखते हुए जब वो इन छोटे मोटे टपरियों को देखते हैं ना तो ये टपरियां ना इन खूबसूरत नजारों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि तुम जब रास्ते से जाते हो तुम्हें जगह जगह पे टपरी दिखता है, साइन बोर्ड्स दिखता है, तो अमीर लोगों को लगता है कि ये जो साइन बोर्ड्स है और ये जो रोड साइड स्टैंड यानी कि टपरी है ये इस खूबसूरत लैंडस्केप को बर्बाद कर रहा है। अब तुम बताओ कि तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रास्ते में रुक के थोड़ा ठहर के एंजॉय करके मैगी मसाला और भी कुछ कुछ चीजें खाने में जो मजा है ना भाई वो कहीं नहीं है। भले इस चक्कर में थोड़ा लेट क्यों ना हो जाए। कहते हैं घूमने का असली मजा तभी होता है जब तुम डेस्टिनेशन नहीं जर्नी को एंजॉय करते हो, जगह जगह रुकते हो, फोटोज खींचते हो, मैगी और चाय सुट्टा को एंजॉय करते हो, तभी घूमने का असली मजा आता है। बट इन अमीर लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कहना था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रास्ते में ना गाँव के लोगों ने साइन बोर्ड्स में अलग अलग चीजें लिखा हुआ था। जो सामान उनके दुकान में वो बेचते थे ना वही सारी चीजें वो साइन बोर्ड पे टंगा देते थे ताकि जो रास्ते में आते जाते गाड़ियां है ना अगर उन्हें चाहिए वो चीज तो रुके और उनसे बाय करे। लाइक वो अपने दुकानों में बेच रहे थे वाइल्ड बेरीज और गोल्डन कलर का स्क्वाच, एक काइंड ऑफ सब्जी होगा, और साथ ही साथ वो बेच रहे थे ब्यूटी इन रेस्ट। अब इसका मतलब है कि जब तुम पहाड़ों में जाते हो ना तो तुम उन पहाड़ों को तभी एंजॉय कर सकते हो जब तुम गाड़ी से उतर के उन टपरियों में जाके बैठोगे और पहाड़ों का मजा लोगे। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकता हूँ, जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ ना मुझे सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और खूबसूरत व्यू तब दिखता है जब मैं किसी दुकान के पास परोठा चाय मैगी खाने उतरता हूँ एंड बैठ के मैं आसपास का जब नजारा देखता हूँ ना मुझे लगता है कि वाओ। अब इसी चीज को यहाँ कहा गया ब्यूटी इन रेस्ट। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि अमीरों के दिमाग में ये बात नहीं घुसता है। उन्हें रास्ते पे जाते हुए इन टपरियों को देख के अजीब लगता है, वो रुकते तक नहीं है, जिससे विलेजर्स भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सोचते हैं कि इन अमीर लोगों के पास इतना पैसा है और फिर भी ये इतने सेल्फिश है। अगर वो चाहे तो इन टपरियों में रुक के कुछ समय बिता के खुद को भी एंजॉय करवा सकते हैं और कुछ चीजें खरीद के इन गरीब विलेजर्स को भी पैसे दे सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं करते। तो ये विलेजर्स कहते हैं कि जाओ भाई साहब तुम अपना पैसा अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो लोग जितना अमीर होते हैं ना वो उतना ही मक्खी चूस कंजूस होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना उनका देखो दिल भी बड़ा होता है।
भले उनके पास पैसे कम है बट बंदा जिंदगी जी रहा है यार, वो खुद भी खुश है, आसपास के लोगों को भी खुश कर रहा है। बट अमीरों के केस पे पता नहीं क्या है, बहुत कंजूस है, अपने बारे में सोचते हैं। मैं सबका बात नहीं कर रहा बट होते हैं। खैर बैक टू द पोएम। अब आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि इन छोटे छोटे टपरियों से जो कंट्री साइड का व्यू है वो खराब हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे स्पॉइल्ड का मतलब खराब होना ही है। जो चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है वो है कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट देखता है इन गरीब विलेजर्स को तो उनके चेहरे पे एक उदासी दिख रहा है, एक सैडनेस। और इस उदासी के बारे में ये लोग कभी खुल के बात नहीं करेंगे बट उनके अंदर ही अंदर एक दुख है कि जो जिंदगी ये अमीर लोग जी रहे वो हम क्यों नहीं जी पा रहे। अगर हम मेहनत करके कुछ पैसे कमाना चाह रहे तो इसमें गलत क्या है। ये विलेजर्स शहर से काफी दूर रहते हैं अपने छोटे छोटे घरों में और ऐसे छोटे छोटे टपरिया रोड साइड स्टॉल्स बना के वो तो बस कुछ पैसे कमा के अपना लाइफ बेटर करना चाहते हैं, वो चीजें एंजॉय करना चाहते हैं जो शहरों में लोग करते हैं। अगर तुम गाँव से हो ना तो तुम ये चीज रिलेट कर पाओगे। मन करता है यार बड़े बड़े शहरों में जो लोग एंजॉय करते हैं ना अलग अलग चीजों को हम भी एंजॉय करें। महंगे महंगे मॉल्स, महंगे महंगे गाड़ी, इन सबको देख के दिल करता है यार हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके लिए वो लोग कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे मूवीज में होता है ना, लोग एंजॉय करते हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं और गरीबी से बिल्कुल आजाद है, फ्री है। ऐसा ही जिंदगी का सपना देखते हैं ये लोग। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मेहनत करके कोई कुछ बनना चाह रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। बट उन्हें लगता है कि दिक्कत है गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जिनके पास पावर है वो इन लोगों को मौका ही नहीं देना चाहते। जैसा जिंदगी ये गांव के लोग जी रहे ना उसे वैसे ही रहने देना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और इसी वजह से इन गांव के लोगों का सारा उम्मीद उन्होंने खो दिया है। उनके जो मन में कई सारे ख्वाब थे वो सारे के सारे अब अधूरे हैं, अनफुलफिल्ड है। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि उसने कई सारे ऐसे खबर पढ़े अखबारों पे जहाँ गांव के गरीब लोगों को प्रॉमिस करा गया कि उन्हें सेटल करा जाएगा एक प्लांट विलेज पे, एक ऐसा विलेज जिसके पास ही होगा दुकानें, जिसके पास ही होगा मूवी थिएटर्स, ताकि वो गरीब गांव के लोग एंजॉय कर पाए मॉडर्न लाइफस्टाइल को। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये सो कॉल्ड हेल्प एक्चुअली एक फेक काइंडनेस है, एक दिखावा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन गरीब गांव वालों को मॉडर्न लाइफस्टाइल का वादा देके उनका आजादी छीन लिया जाता है। जब वो ऐसे प्लांट विलेजेस पे सेटल्ड हो जाते हैं तो वो अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते। अब वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट टोंट मारते हुए ऐसे लालची लोग जो गरीबों को फंसाते हैं उन्हें कहता है ग्रीडी गुड डोअर और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ग्रीडी गुड डोअर का मतलब है वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम्हारा मदद कर रहे हैं बट इन रियलिटी वो लालची लोग हैं, वो कभी भी तुम्हारा मदद नहीं करने वाले। और बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब है जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता है पर दिखाते हैं ऐसे जैसे वो तो बहुत मदद करे गरीबों का। ऐसे लोग बस उन भोले भाले विलेजर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि ये सब करके वो उनका फायदा कर रहे हैं बट इन रियलिटी वो उनका आजादी को छीन रहे होते हैं। वो रूल्स और प्लान्स को थोपते हैं उनके ऊपर। ये लोग नहीं चाहते कि ये विलेजर्स जिंदगी में कुछ उखाड़े, ये चाहते हैं कि ये लोग बस सोते रहे, जितना लेजी हो सके उतना लेजी बने और ऐसे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर ले। जो नेचुरल वे पे वो गाँव में जब रहते थे वो ओरिजिनली जीते थे ना, वो जीने का तरीका उनसे छीन ले। तुम अगर गांव में रहते हो या गांव में कभी गए हो तुमने देखा होगा कि गांव का माहौल कितना अच्छा होता है। सुबह सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं सब अपना अपना, मतलब नेचर से जुड़े होते हैं हर कोई। गांव के लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, शहरों की तरह नहीं होता जहाँ लोग मतलब के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। गांव के लोग तो भाई बहुत चिल होते हैं। जब भी मैं खुद अपने गांव जाता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ बिकॉज वहाँ के लोग भाई बहुत दिलदार होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, कोई किसी से इसलिए बातें नहीं कर रहा क्योंकि उसे कोई मतलब निकालना है, नहीं बस बातें करना है, चिल है, सबके पास समय है भाई। अगर तुम भी शहर के शोर शराबों से थक चुके हो ना तो एक बार अपने गाँव जाओ, मजे आ जाएंगे तुमको। खैर बैक टू द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मदद करने के नाम पे ये लालची लोग इन मासूम विलेजर्स का फायदा उठाते हैं, इनका आजादी छीन लेते हैं। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी हमारा पोएट कहता है कि उसे ना गांव वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उससे और देखा नहीं जा रहा इन गांव वालों का दुख दर्द। ये गरीब गांव वाले इंतजार करते रहते हैं इस चाइल्डिश होप के साथ, मतलब इस बचपना के साथ कि कोई तो आएगा और उनके टपरी से चीजें खरीदेगा, यानी कि उनके रोड साइड स्टैंड है जो भी वो बेच रहे हैं वो खरीदेंगे। ये गांव वाले हर दिन अपने टपरी पे खड़े रहते हैं, विंडो खोले इंतजार करते हैं बिल्कुल शांत होके कि कोई ना कोई तो आएगा और उनसे उनकी चीजें खरीदेगा जिसके बदले उन्हें पैसे मिलेंगे। वो पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई तो उनके दुकान के आगे आके ब्रेक मारेगा, यानी कि उनके टपरी के आगे रास्ते में आते जाते गाड़ियां रुकेंगे जरूर और उनकी दुकान से यानी कि उनके टपरी से कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। अब अगर नॉर्मल दुकान होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, मार्केट में दुकान होते, ढेर सारे कस्टमर्स होते, बट जो रास्ते पे टपरी लगाया जाता है यानी कि रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे कोई आम इंसान रास्ते पे गुजरता नहीं है चलते चलते। ऐसे रास्तों में गाड़ी ही रुक सकता है बट उनका किस्मत इतना बुरा होता है हजारों गाड़ियां गुजरते हैं पास से बट कोई भी गाड़ी रुकता नहीं है, उनसे कोई चीजें खरीदता नहीं है। बट ये मासूम लोग इस उम्मीद में है कि कोई एक इंसान तो आए और उनके टपरी के पास रोके अपना गाड़ी और उनसे पूछे कि फार्मर व्हाट आर योर प्राइसेस, यानी कि फार्मर जो तुम बेच रहे हो कितने में बेच रहे हो। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है
कि इनका जो ये छोटा सा सपना है ना, कोई उनकी दुकान के आगे आए और उनकी चीजों के साथ मोल भाव करे, ये सपना भी पूरा नहीं हो रहा उनका। नहीं सही बताओ तो मुझे कभी कभी लगता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। इतना भी तो नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। अगर सच में ऐसे टपरियों में बैठे हुए लोगों का सेल नहीं होता ना, तो टपरी लगा के बैठते क्यों? लोग इतने भी बुरे नहीं होते हैं रॉबर्ट भाई साहब। कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं, रुकते हैं, मैगी खाते हैं। हाँ वो हो सकता है कि तुम लोग मैगी नहीं बनाते इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं रुकते, बट हमारे इंडिया में तो रुकते हैं भाई साहब। हम तो जगह जगह में रुकते हैं, और सुट्टा तो मतलब और साथ साथ में मैगी तो क्या ही कहने। खैर बैक टू द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि कुछ गाड़ियां टपरी के आगे रुकते जरूर है, बट वो चीजें खरीदने के लिए नहीं रुकते। कुछ गाड़ियां इसलिए रुकते क्योंकि वो यूटर्न मारने वाले होते हैं। जब वो यूटर्न मारते हैं तो वो अगल बगल के ग्लासेस को खराब कर देते हैं। और कुछ गाड़ियां रुक के उन टपरी वालों से डायरेक्शन पूछते हैं, और कुछ तो आके पेट्रोल के लिए पूछ लेते हैं। भाई साहब टपरी में पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अच्छा, इसीलिए आजकल टपरियों में भी बॉटल में पेट्रोल मिलता है। अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है। इतने दिनों तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पेट्रोल पंप के होते हुए भी इन टपरियों में पेट्रोल काहे बेचा जा रहा है। अभी सीन क्लियर हो गया। तो इसीलिए बेचा जा रहा है क्योंकि लोग खरीदते नहीं अलग चीज तो पेट्रोल ही खरीद लेंगे। बट हमारे पोएम में ये गरीब विलेजेस पेट्रोल नहीं बेचते, तो ये बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि हम पेट्रोल नहीं बेचते। फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सैडली नोटिस करता है कि गाँव के अंदर ना, यानी कंट्री साइड पे पैसे सबके पास लिमिटेड है। मतलब पैसे की तंगी तो होती है गांव में, ये तो फैक्ट है। और पैसे की तंगी की वजह से गांव के लोगों का सेल्फ स्टीम भी काफी लो रहता है। ना वो प्रॉपर वे में पैसे कमा सकते, ना अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। मतलब उनका जिंदगी जो है वो गरीबी और तंगी में बीतता है। और गांव के लोगों का ऐसा दुख दर्द पीड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट से देखा नहीं जाता है। वो कन्फेस करता है कि कभी कभी वो सोचता है अच्छा तो ये होता कि हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों का दुख खत्म हो जाता। अब यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म हो जाता का मतलब ये है कि वो लोग निपट जाते भाई साहब, ना वो रहते ना उनका दुख रहता। क्योंकि जैसा वो जिंदगी जी रहे थे उसमें दुख दर्द और पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना था कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाते। बट जो ये थॉट है ना उनका, ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो नफरत करते थे इन गाँव के लोगों से, गरीब लोगों से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन लोगों का सिचुएशन देख के बहुत दया आ रहा था। और जो बात कहा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो भी इसी इंटेंशन से कहा था कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका दुख भी नहीं रहेगा साथ में। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो कतई थैनोस बनने चले थे। मतलब थैनोस भी तो यही करना चाहता था ना, आधी इंसानियत को मिटा देंगे तो दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएगा और जो लोग बचेंगे वो खुशी खुशी रह पाएंगे। थैनोस सच में बहुत खतरनाक था। हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतना खतरनाक नहीं है। वो अगले दिन वापस आता है ऐसे किसी टपरी के पास और चीजों को देखता है एंड रियलाइज करता है कि जो उसने कल सोचा था ना कि ये लोग अगर मर ही जाते तब सब ठीक हो जाएगा, वो सोच बहुत ही गलत था। वो सोचते कि अगर उसे कोई आके कहता है कि मैं तुम्हें मार देता हूँ, इससे तुम्हारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा, तो क्या वो ऐसा चाहेगा? नहीं ना। तो कैसे वो लोगों का फेट डिसाइड कर सकता है? हाँ लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बट इसका मतलब तो ये नहीं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, सबको मार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को समझ आता है कि किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो दूसरे का फेट लिख सके। जो उसकी किस्मत में है वो वैसे ही होगा, तुम उसे बदल नहीं सकते। भले ही तुम्हें उसके ऊपर जितना भी दया आ रहा हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डिजर्व करते हैं जीना, इस उम्मीद से कि एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएगा, भले उनकी जिंदगी में जितना भी दुख हो, दर्द हो। और इसी के साथ ये पोएम होता है खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। इस पोएम के अंदर पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत डीपली घुस गया था, इतना कि एक समय में तो वो थैनोस जैसे सोचने लगा था। बट देन उसे रियलाइज होता है प्रॉब्लम सबके लाइफ पे होता है। जब उन्हें दिक्कत नहीं है, वो लड़ रहे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई को क्या दिक्कत है? बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोगों को हाईलाइट करके दिखाया कि ऐसे जो लोग रास्ते के किनारे में छोटे मोटे दुकान लेके बैठते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो क्या फील करते हैं जब अगल बगल से कोई गाड़ी गुजरता है, बस गुजरता है, कार गुजरता है। तो अगले बार से अगर कभी भी तुम पहाड़ों में या कहीं भी घूमने जाओ और छोटा मोटा टपरी तुम्हें रास्ते पे दिखे ना, तो अगर हो सके तो महंगे महंगे दुकानों से नहीं खा के इन छोटे मोटे टपरियों से कुछ खा लेना, तुम्हारा भी इंजॉय हो जाएगा और इनका भी थोड़ा। आज का पोएम का नाम है हमारा आंट्स जेनिफर्स टाइगर, जिसका पोएट है एड्रियन रिच। ये पोएम हमें बताता है कि एक औरत की शादी करने के बाद उसकी जिंदगी में कितने सारे प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना होता है। जब दो लोग शादी करते हैं तो वो कसमें वादे खाते हैं साथ जीने का और साथ मरने का। बट शादी करने के बाद अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा ना हो, तुम्हारा दुख दर्द ना समझे, तो औरतों का जिंदगी बिल्कुल बदल जाता है। उन्हें बहुत सारे दुख दर्द का सामना करना होता है। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ लड़कों को ही बड़ा माना जाता है, वहाँ औरतों को उनके हस्बैंड कंट्रोल करते हैं। उन्हें ऐसा ट्रीट करा जाता है जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट हो। उनके इमोशंस को सप्रेस करा जाता है। बट याद रखना एक चीज, आज के समय में इतना भी नहीं होता है। जब ये पोएम लिखा गया था 1950s पे, वो उस कंडीशन को दर्शा रहा है। अब तो भाई साहब जमाना बदल गया है, अब लॉन्डो को नीले ड्रम में भर दिया जाता है। बट खैर जो भी हो, हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। बट इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त रोज बीवी निकल चुके स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये पोएम मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पोएम को जानने से पहले जिस इंसान ने ये पोएम लिखा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, यानी कि पोएट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मैंने बताया कि पोएट का नाम है एड्रियन रिच। अब ये एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी। आज की तरफ एक फेमिनिस्ट नहीं, रियल फेमिनिस्ट थी, जो बात करती थी जेंडर इक्वालिटी के बारे में, औरतों का आजादी के बारे में। उनके जितने भी राइटिंग्स थे ना, वहां में वो बताते हैं कि कैसे शादी के बाद सोसाइटी ट्रीट करता है एक औरत को, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक औरत को। तो हमारा पोएट आवाज बनता उन औरतों का जिनके साथ सोसाइटी ने गलत किया है। और सिर्फ इसी स्ट्रगल का एक हिस्सा ये पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर।
इस पोएम में जो आंट जेनिफर है ना, ये हमारी पोएट की कोई असली आंटी नहीं है। आंट जेनिफर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है उन औरतों को जिन्होंने शादी के बाद अपना आजादी खो दिया है। अब बस उन्हें सोसाइटी कंट्रोल करता है और वो चुपचाप बैठे बैठे सारी चीजों को सह रही है। सो ये पोएम उन औरतों का वॉइस बनता है। अभी शायद तुम इतना फील नहीं कर पाओगे इस पोएम को। इमेजिन करो वो समय जहाँ औरतों के पास इतना राइट्स नहीं हुआ करता था। सर जितना इक्वल आज हम मानते हैं औरतों को, उतना उस समय नहीं मानते थे। और उस समय एक ऐसा पोएट आती है जो इन औरतों का आवाज को हम तक पहुंचाती है। खैर बहुत जान लिया पोएट के बारे में, बढ़ते हैं पोएम की ओर। 3 स्टैंजा में बटा हुआ ये पोएम। बात करूं पहला स्टैंजा का, एक शादीशुदा औरत होती है जिसका नाम होता है आंट जेनिफर, बट वो अपने शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं होती है। इनफैक्ट वो डरती है, घबराती है। अब तुम इमेजिन करो शादी करने के बाद 2 लोग खुश रहते हैं, बट यहाँ पे एकदम अलग ही सीन दिखाया जा रहा है। हमारी आंट जेनिफर शादी का नाम से डरती है। वो एक छोटे से शांत कमरे में बैठ के एक कपड़े में एम्ब्रॉयडरी बना रही होती है। एम्ब्रॉयडरी बोले तो जब तुम कपड़ों में सुई धागों से ड्राइंग करते हो ना, तो शायद उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। सो हमारी आंट जेनिफर कपड़ों में सुई धागों से बना रही होती है टाइगर्स को। पोएम का पहला लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर ब्रांच अक्रॉस द स्क्रीन, जिसका मतलब है जो आंट जेनिफर्स का बनाया हुआ टाइगर है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, यहाँ पे ब्रांच का मतलब है कॉन्फिडेंटली चलना, बिना डरे। जैसे कि एक शेर चलता है, वो वॉक कर रहा है एक घने जंगल में जहाँ में उन टाइगर्स की आंखें चमक रहे लाइक एक ब्राइट टोपाज स्टोन। अब टोपाज एक रेयर स्टोन होता है जो कि बहुत चमकीला होता है। अब आंट जेनिफर के टाइगर्स और उनकी आंखें भी चमक रहे लाइक टोपाज स्टोन की तरह। अब देखो पोएम में कई बार कहा जाएगा आंट जेनिफर के टाइगर्स ऐसे है वैसे है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स पाल रखे हैं। ये तो वो टाइगर्स है जिसे आंट जेनिफर अपने कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इस पोएम के अंदर पे ये टाइगर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंट जेनिफर का उस बहादुर से भरा हुआ सपने को, उस ड्रीम को, जहां आंट जेनिफर खुल के अपनी जिंदगी को जी रही है, किसी से घबरा नहीं रही है। बट वो एक सपना है जो रिप्रेजेंट करा जा रहा है इस टाइगर के द्वारा। अब पोएम में अगली लाइन पे कहा गया कि आंट जेनिफर्स की टाइगर पैर के पीछे छुपे हुए उन आदमियों से डरते नहीं है। सो लाइक इस लाइन का डीप मीनिंग ये है कि आंट जेनिफर अपने पति से डरती है और जितने भी औरतें हैं ना वो भी मैन से डरते हैं, जबकि ये टाइगर मैन से बिल्कुल नहीं डरता है। आंट जेनिफर के टाइगर इन मर्दों को आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हैं। इसी लाइन में कहा गया कि दे पेस इन स्लिक सिविलरिक सर्टेनिटी। स्लिक मतलब बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, सिविलरिक मतलब कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, बिना डरे बिना घबराए चल रहे हैं। मतलब देसी भाषा में बोलो तो ये स्टेंजा बताना चाह रहा है कि टाइगर्स मैन से डरते नहीं है, जबकि औरतें डरते हैं। आंट जेनिफर डरती है और ये टाइगर एक होप है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस टाइगर की तरह ही औरतें भी मर्दों से डरना बंद कर देंगे। और शायद वो दिन आ चुका यार। गेट बैक टू द नेक्स्ट स्टेंजा। अब इस सेकंड स्टेंजा में बताया जाएगा आंट जेनिफर का कंडीशन कैसा है। लाइक पहला लाइन ही है कि आंट जेनिफर्स का जो फिंगर है ना वो बहुत ही कांप रहा है। जब वो सुई धागों से उस एम्ब्रॉयडरी को बुन रही है ना, तो उसके हाथे फ्लटरिंग कर रही है, मतलब कांप रहा है। अब तुम ही सोचो एक औरत का हाथ इतने बुरी तरीके से क्यों कांप रहा होगा। शायद शादी के बाद उसने अपने लाइफ पे इतना दुख दर्द झेला होगा कि शायद अब आंट जेनिफर को ये दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो ये 2 लाइन दर्शा रहा है पेट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेंस को। थोड़ा जान लो पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होता है। लाइक एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे मैन चीजों को डोमिनेट करते हैं। अब हमारे आंट जेनिफर के केस पे उनके हस्बैंड उन्हें कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं, उन्हें डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद आंट जेनिफर का हाथ इतनी बुरी तरीके से कांप रहा है कि वो कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी भी बना नहीं पा रही है ठीक से। अब आगे का 2 लाइन में कहा जाता है कि आंट जेनिफर्स का जो वेडिंग रिंग है ना, जो अंकल ने उन्हें दिया है, वो उन्हें बहुत भारी फील हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो रिंग बस एक रिंग नहीं है, वो एक सिंबल है कंट्रोल का। कैसे उनके हस्बैंड आंट जेनिफर को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और अब आंट जेनिफर इस शादी का बोझ से दब दब के खत्म हो चुकी है। लोग शादी करते तो बहुत खुश रहते हैं, हंसी खुशी में रहते हैं, बट आंट जेनिफर इस बोझ के तले दब के खत्म हो जा रही है। अब आखिरी स्टेंजा में वही कहा जा रहा है। देखो जब आंट जेनिफर मर भी जाएगी ना, तब भी उनके हाथों में जो ये बोझ, ये रिंग का बोझ है ना, वो हटने नहीं वाला। वो उसे तब भी दर्द देता ही रहेगा। ये शादी का अंगूठी कोई अंगूठी नहीं है, ये एक जंजीर है जिसने आंट जेनिफर को जकड़ा हुआ है, जिससे वो मरने के बाद भी आजाद नहीं हो सकती है। जो दुख दर्द उन्होंने झेला है ना जीते जी, शायद उनके मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होने वाला। बट आखिरी 2 लाइन एक होप के साथ खत्म होता है। जिन टाइगर्स को उन्होंने बनाया अपने कपड़े पे, वो बहुत ही प्राउडली वॉक कर रहे हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी से घबराए। ब्रांचिंग का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्फिडेंटली बिना डरे वॉक करने को कहते हैं। सो जो आंट जेनिफर का टाइगर्स है ना, जिसे उसने अपने कपड़े के एम्ब्रॉयडरी में बनाया, वो मैन से नहीं डर रहे, वो प्राउडली कॉन्फिडेंटली घूम रहे, वॉक कर रहे। लाइक यहाँ पे एक बहुत सिंबॉलिक मीनिंग है। जो चीज आंट जेनिफर नहीं कर पाई, वो चीज ये टाइगर्स कर रहे हैं। हो सकता है आंट जेनिफर कभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाई, बट जो उनका ये आर्ट है ना, जहाँ पे उन्होंने टाइगर्स को डिस्क्राइब करा है, कैसे वो आजादी से घूम रहे, प्राउडली वॉक कर रहे हैं, बिना किसी से डरे, वो आर्ट हमेशा जिंदा रहेगा। सो लाइक हमें बहुत ही क्रिएटिवली फ्रीडम को डिस्क्राइब करा गया है। हो सकता है आंट जेनिफर कभी पूरी तरीके से आजाद नहीं हो पाई, बट जो आगे आने वाला जनरेशन की औरतें ना, वो जरूर करेंगे। वो तब कर पाएंगे जब वो इन टाइगर्स की तरह बिना डरे प्राउडली वॉक करेंगे, अपने लाइफ पे आगे बढ़ेंगे। और शायद यही हमारे पोएट का मैसेज था। यहाँ पे पोएट ने हमें बताने का कोशिश किया कि कैसे शादी के बाद औरतें प्रॉब्लम्स झेलते हैं, कैसे उनका आजादी उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है। अब वो खुल के कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, अब वो बस एक कमरे में बंद पड़ी रहती है। जैसे कि हमारे आंट जेनिफर, उनकी रियल लाइफ में वो बहुत ही कमजोर डरी सेमी औरत थी, जो शायद अपने पति से डरती थी। पति के सामने वो चीजें कभी नहीं बोल पाई जो वो बोलना चाहती थी हमेशा से। कभी भी शायद आंट जेनिफर ने अपनी जिंदगी को खुल के
आजादी से नहीं जिया, हमेशा घुट घुट के जिया, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद भी उनके हाथों को आराम नहीं मिलता है। जो दुख दर्द उस रिंग ने दिया था, सोसाइटी ने दिया था, मैरिज ने दिया था, वो मरने के बाद भी नहीं जाता है। बट आखिर में जाते जाते आंट जेनिफर आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करके जाती है अपने कपड़े में बनाया हुआ टाइगर का एम्ब्रॉयडरी से। जैसे ये टाइगर बिना किसी से डरे कॉन्फिडेंटली जंगलों में वॉक कर रही है ना, उसी तरीके से आने वाले जनरेशन की औरतों को भी अपने जिंदगी को जीने के लिए इंस्पायर करके जाती है हमारी आंट जेनिफर। अब यहाँ पे पॉइंट तो खत्म होता है, बट दो चीजें मैं और बता देता तुम लोगों को। लाइक हो सकता है तुम्हें पूछा जाए हमारे पॉइंट एड्रियन रिच और आंट जेनिफर के बीच क्या सिमिलरिटीज है, तो दोनों ही अपना साइलेंट बैटल लड़ रहे थे। एड्रियन रिच अपने पॉइंट से क्रिटिसाइज कर रही थी जो भी ये ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम है उसे, जहाँ औरतों को डोमिनेट किया जाता है, सप्रेस किया जाता है। सिमिलरली आंट जेनिफर जो कि एक विक्टिम थी इस मैरिज सिस्टम का, जहाँ उसके पति ने उसे बहुत डोमिनेट किया था, सप्रेस किया था, वो भी लड़ाई लड़ती है अपने कपड़े में जो टाइगर का एम्ब्रॉयडरी बनाई थी उससे। अब इसके अलावा टाइगर और आंट जेनिफर के बीच में डिफरेंसेस को भी पूछा जा सकता है। लाइक दोनों बिल्कुल ही अलग है। आंट जेनिफर एक वीक दरी सेमी औरत है जो शायद पूरे जीते जी बंधी हुई थी शादी के बंधन में, और वो रिंग रिप्रेजेंट कर रहा था कैसे वो शादी के बंधन में बंधी हुई थी। और वहीं पे टाइगर बिल्कुल ही अलग, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, वो मैन से डर नहीं रहा था, वो जंगल में खुलेआम घूम रहा था। आई डोंट नो कितना अच्छी तरीके से मैंने तुम लोगों को ये पोएम डिस्क्राइब करा है, शायद मैं इतने जस्टिस नहीं कर पाया इस पोएम के साथ, बट इस कहानी का लुब्बे लुब्बा यही है कि टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है आजादी को, वो आजादी जो औरतें हमेशा से डिजर्व करते थे। फेमिनिज्म का सही मतलब यही है कि औरतें और मर्द दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद वो बस एक चीज है यार, जैसे रखना चाहो वैसे रख लो, नहीं यार, अल्टीमेटली हम सब इंसान है यार, औरत मर्द जो भी खेल लो। अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो हम जिंदा ही नहीं है, हमारे जीने का कोई मकसद ही नहीं है यार। और ये चीज आज के समय में यार तुम लड़कियों को भी मैं कहना चाहूंगा, जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है, अब लड़कों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। कई सारे इंटरनेट पे तुम लोग वीडियो देखते ही हो कि कैसे लौंडे रोते रोते कितने कुछ कर लेते हैं, जहाँ एट द एंड यही होता है कि अब औरतों के दर्द तो सब समझ रहे हैं बट मर्दों का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। आज का समय ऐसा है कि अगर एक औरत के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसका पति कुछ भी कर रहा है, तो चार लोग समझते हैं और उसके हक के लिए खड़े भी होते हैं। बट हम लौंडों के साथ ऐसा नहीं है, हमें चुपचाप उसी प्रॉब्लम के साथ जीना होता है। आई डोंट नो, शायद हमारे साथ भी कभी ना कभी ये चीज चेंज होगा, और ये चीज तभी चेंज होगा जब दोबारा हम जेंडर इक्वलिटी के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे औरतों के साथ गलत होता है वैसे मर्दों के साथ भी गलत हो रहा है यार, तो दोनों चीज को बैलेंस करके चलना होगा। देखो मेरे बातों से ऐसा मत समझ लेना कि आजकल औरतों के साथ गलत होता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, आज भी होता है। आज भी कई सारे ऐसे औरतें हैं जिन्हें पति के नाम पे जानवर मिलते हैं और वो बस उन्हें नोच के खाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी साइड को डिफेंड नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे औरतों के साथ साथ जो मर्दों के साथ भी गलत होता है उसे भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगर मैं एक पोएट होता तो मैं शायद इसके ऊपर एक पोएट्री भी लिख देता, बट चलो एज ए कंटेंट क्रिएटर जितना मैं कह सकता था उतना मैंने कह दिया। आई होप तुम्हें ये पोएम अच्छा लगा हो, और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।